नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गौतम स्टडी पर स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली क्लासें हिंदी व्याकरण की पढ़ चुके हैं दो, जिसमें हम व्याकरण की उत्पत्ति एवं व्याकरण के अंतर्गत आने वाली भाषा, उस भाषा के कुछ भाग जो है कुछ बचे हुए हैं, तो पहले उनको हम पढ़ेंगे, फिर आने वाले और टॉपिक को विस्तार से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या कि भाषा के अंग। भाषा के अंग क्या पढ़ेंगे? भाषा के अंग। तो भाषा के कितने अंग हैं उनके बारे में हम पहले देखते हैं। तो देखा जाए तो भाषा के मुख्यतः 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द, वाक्य और व्याकरण। ये चारों क्या हैं? भाषा के अंग हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम पहले देखते हैं। तो क्या क्या है? नंबर 1 पे वर्ण है, ठीक। उसके बाद नंबर 2 पे शब्द है, फिर नंबर 3 पे वाक्य है, और फिर नंबर 4 पर व्याकरण है। ठीक है, तो ये क्या है? भाषा के अंग हैं। अब इन चारों चीजों को कौन कौन से? वर्ण, शब्द, वाक्य और व्याकरण। तो हम इन चारों को क्या करेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। पहले तो एक एक चीजों को हम देख लेते हैं। देखिए, पहले वर्ण। वर्ण क्या है? तो वर्ण क्या होता है? वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण क्या है? तो वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। क्या है? वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ठीक, क्या है कि वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है। जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से या किसी वस्तु के टकराने से जो आवाज़ निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और अगर उन ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है? दूसरा है शब्द। दूसरा क्या है? शब्द है। दूसरा क्या है? शब्द है। तो शब्द क्या होता है? तो जो वर्ण होते हैं, ठीक है, जो वर्ण होते हैं उन वर्णों का जो है सार्थक समूह, जो वर्ण होते हैं उन वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो आइए देखते हैं की परिभाषा कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि वर्णों के क्या है? सार्थक समूह। वर्णों के सार्थक समूह क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। और इसी वर्ण को क्या कहते हैं? भाषा की सार्थक इकाई कही जाती है। क्या कहलाती है? भाषा की सार्थक इकाई। तो वर्णों को क्या कहते हैं? भाषा की सार्थक इकाई। अगर पूछ लिया जाए कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा शब्द होती है। सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। या ठीक है,
तो क्या होता है शब्द? वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं और भाषा का सार्थक ये इकाई है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं वाक्य। अगला क्या है? वाक्य है। अगला क्या है? वाक्य। तो वाक्य की क्या परिभाषा होती है कि शब्दों के सार्थक समूह या भाषा की पूर्ण इकाई। ठीक है, शब्दों के जो सार्थक समूह एवं भाषा की पूर्ण इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। तो परिभाषा इसका भी लिख लेते हैं कि शब्दों का या शब्दों का सार्थक इकाई सार्थक समूह क्या होगा? सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, शब्दों का सार्थक इकाई क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और ये क्या है? भाषा की पूर्ण इकाई है। तो ये क्या है? भाषा की कैसी इकाई है? पूर्ण इकाई है। अगर पूछ लिया जाए कि भाषा की पूर्ण इकाई क्या है तो वो वाक्य है। की आना चाहिए यहाँ पर। तो भाषा की पूर्ण इकाई है। क्या है? भाषा की पूर्ण इकाई है। ठीक है, तो ये क्या है? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है और ये क्या होती है? भाषा की पूर्ण इकाई होती है। ठीक है, अब अगला क्या है? व्याकरण। देख लेते हैं क्या व्याकरण। चौथे नंबर का क्या है? व्याकरण। और व्याकरण की परिभाषा हमने पहले भी देख लिया है कि वह रचना जो भाषा का विश्लेषण करे वो व्याकरण कहलाती है। क्या है? कि वह रचना जो भाषा का या भाषा का क्या करे? विश्लेषण, भाषा का विश्लेषण करे। ठीक है, वो क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। ठीक है, तो आई होप ये भाषा के चारों अंग हैं और इन अंगों को आप बखूबी से समझ चुके होंगे कि क्या भाषा के चार अंग हैं। वो अंग है वर्ण, शब्द, वाक्य, व्याकरण। और वर्ण क्या होता है? वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। क्या होता है? वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। और शब्द वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। उसके बाद वाक्य क्या होता है कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है और ये भाषा की क्या होती है? पूर्ण इकाई होती है। जबकि शब्द क्या होता है? भाषा की सार्थक इकाई होती है। व्याकरण क्या है कि व्याकरण वह रचना है जो भाषा का विश्लेषण करती है। क्या करती है? विश्लेषण करती है। आई होप आपको इन चारों टॉपिक की परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। अब इन चारों अंगों को हम विस्तार रूप से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं आगे। तो फिर दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। तो हमने देखा कि वर्ण किसे कहते हैं कि ध्वनि की लिखित रूप जो होता है वो क्या होता है? वर्ण होता है। इसकी परिभाषा हमने देख लिया है पीछे। आइए देखते हैं कि इसकी मुख्य परिभाषा क्या है। एक बार पुनः देख लेते हैं वर्ण की परिभाषा। तो वर्ण की परिभाषा, ठीक है, वर्ण की परिभाषा। तो क्या होता है कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। ठीक है, तो वर्ण की परिभाषा क्या है कि ध्वनि का लिखित रूप, या कहें तो ध्वनि का वह लिखित रूप है ना, क्या कहलाता है? वर्ण और अक्षर कहलाता है। तो वर्ण जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण या
अच्छा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं इसकी यानी ध्वनि। अच्छा, ध्वनि तो आप जानते होंगे, हम पहले बता दिए इससे पीछे कि ध्वनि किसे कहते हैं। जैसे कोई आवाज़, ये खट खट की आवाज़ क्या है, ध्वनि है। अगर इसको लिखित आवाज़ में अगर लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्ण का अगला चैप्टर की वर्णमाला। वर्ण क्या होता है? अच्छा, वर्ण, जो वर्ण हम पढ़ते हैं उन वर्णों का जो एक विस्तृत या सुव्यवस्थित रूप होता है उन्हें क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो इसके बाद क्या है, वर्णमाला। क्या है, वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम को कैसे पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम। ठीक है, कैसे कि पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं कि पूर्व निर्धारित, पहले से निर्धारित और निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं, जो निर्धारित पूर्व में किया गया है और निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आइए वर्णमाला के देखते किससे कहते हैं, कौन कौन से अक्षर हैं। तो लिखिए हिंदी के वर्णमाला। ठीक है, हिंदी के वर्णमाला। तो हिंदी के वर्णमाला के मुख्यतः देखें तो कितने भेद हैं, 2 भेद। कौन कौन से? एक क्या है, स्वर है। एक क्या है, स्वर है, और दूसरा क्या है, व्यंजन है। तो ही रूप देखने को मिलता है, दूसरा क्या है, व्यंजन है। तो एक क्या है, स्वर है सॉरी दोस्तों, तो एक क्या है, स्वर है और दूसरा व्यंजन है। ठीक है, इसी को हम अंग्रेजी में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का रूप देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्वर किसे और कितने होते हैं। तो क्या है स्वर? स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह है, वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो किसी के कहे तो किसी के स्तर से वो नहीं बोले जाते हैं, स्वयं के रूप से वो जाने जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ रे, ए ऐ ओ औ। हिंदी के मुख्यतः ये स्वर है। कितने हैं? आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो
मुख्यतः हिंदी के कितने स्वर हैं? 11। कितने? 11। तो 11 हिंदी के मुख्यतः 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे बचपन में हम लोग को पढ़ाया जाता है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, रे ए ऐ ओ औ। ये क्या है? ये वर्णमाला के स्वर हैं। और मुख्यतः 11 हिंदी के स्वर होते हैं। अगर हम वर्णमाला में देखें तो उसमें 13 होते हैं, जिसमें से 2 होते हैं अलग से। कौन कौन से? उनको स्वर में ही पढ़ा जाता है KG 1 से 5 तक में। तो वो कौन कौन से हैं? एक होता है अनुस्वार। पहला क्या है? अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ये क्या है? अनुस्वार है, जिसे हम अन्न कहते हैं। और उसके बाद फिर क्या है? दूसरा है आहा। यही पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? आह। और इसे क्या कहते हैं? आयोग। ठीक है, क्या कहते हैं? आयोग वाहक। इसे क्या कहते हैं? आयोग वाहक। ठीक है, तो 11 2 13। तो ये क्या हो गए? ये स्वर हो गए। ठीक है, वर्णमाला के ये हिंदी के 11 स्वर और 2 अतिरिक्त में अनुस्वार और आयोग, जो स्वर में ही लेके पढ़े जाते हैं। तो आइए फिर इसके आगे देखते हैं। तो हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? व्यंजन है। दूसरा क्या है? व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं कि व्यंजन के कितने, पहले देखते हैं कि पार्ट। तो व्यंजन के मुख्यतः देखा जाए तो इसके 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये 4 पार्ट व्यंजन के हमको देखने को मिलते हैं। तो आइए पहले हम विस्तार से देख लेते, फिर एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। नंबर 2 क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और नंबर 3 क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। और नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये मुख्यतः व्यंजन के पार्ट है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। देखिए, इनके कुल कितने वर्ण होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में कितने होते हैं? 25 वर्ण। ठीक है, कितने होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन में 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन में कितने होते हैं? 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन में कितने होते हैं? तो वो 4 इसमें भी होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 4 इसमें भी होते हैं। ठीक है, तो 25 4 29। ठीक है, 29 4 कितना होगा? 33। और 33 4 37। ठीक है, कुल इतने वर्ण होते हैं। और 37 के बाद 2 अतिरिक्त होते हैं, जिसे उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उक्षिप्त व्यंजन। उसे क्या कहते हैं? उक्षिप्त व्यंजन। और ये उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, जो हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं, जैसे पढ़ाई में, ठीक है ना, और लड़ाई में। पढ़ाई में और लड़ाई में, ये दोनों विद्यालय में होते हैं, क्लास में, छोटी क्लासों में होते थे। तो ये दोनों
हमें पढ़ने को मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हड़ा और ढा। एक कोड़ा कहते हैं इसको, एक कोड़ा, एक कोढ़ा। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन, सॉरी अक्षिप्त लिख दिया है क्या, ये क्या है, दोनों उच्छिप्त व्यंजन है। ठीक है, तो आइए हम इनको विस्तार से देखते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन को। क्या देखते हैं, स्पर्श व्यंजन को। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं और कितने हैं, और स्पर्श व्यंजन को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आइए उसको हम देख लेते हैं कौन कौन से इसके पार्ट है स्पर्श व्यंजन के। तो नंबर 1 डालते हैं और लिखते क्या है, स्पर्श व्यंजन। क्या लिखते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन में इनके क्या है, कुल 5 पार्ट दिए गए हैं। देखिए कैसे, पहले लिख लेते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, चिकन अधिक होने के कारण मार्कर कम, तो क्या होगा, अंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, चा, छा, जा, झा, इया। फिर टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये क्या है, ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन। कैसे व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, कैसे है, स्पर्श व्यंजन। ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 इसमें है, 1 2 3 4 5, 5 5 हम 25, 5 × 5। ठीक है, तो क्या है, कुल कितने हैं, 25। क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अब इन्हें कहा क्या जाता है, आइए देख लेते हैं। देखिए इनका एक उच्चारण स्थान होता है। क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, और इनको एक वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग भी कहा जाता है। तो पहले वर्ग देख लेते हैं। तो देखिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं का वर्ग। क्या कहते हैं, का वर्ग। वर्ग मतलब जानते ही हैं कि एक इनका समूह होता है। तो का वर्ग में क्या है, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, का वर्ग कहेंगे। और इसका उच्चारण नाम जो होता है, उच्चारण स्थान के जरिए से, उसे क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये यहाँ से निकलता है, हमारे कंठ पे अधिक भार पड़ता है। देखिए का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो ये क्या है, का वर्ग, क्या उच्चारण स्थान, कंठ है। क्या है, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो क्या होगा उसका उच्चारण स्थान, कंठ होगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है चा वर्ग। कौन सा वर्ग है, चा वर्ग है। कौन सा वर्ग है, चा वर्ग। चा वर्ग में क्या है, चा, छा, जा, झा, ञा। ठीक है, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, बोल के देखिए, चा, छा, जा, झा। जो हमारा ऊपर वाला दांत है, जस्ट इसके ऊपर जीभ हमारी क्या होती है, टच होती है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु अर्थात तालव्य। क्या कहते हैं, तालव्य। ठीक है, इसे तालव्य कहते हैं। अब उसके बाद फिर अगला क्या है, टा वर्ग है। कौन सा वर्ग है, टा वर्ग है। ठीक है, अब इस टा वर्ग में क्या है, टा, ठा, डा, ढा, ड़। क्या है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये क्या है, टा वर्ग है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य। क्यों, क्योंकि ये पूरे मुंह में एक भूकंप की तरह आवाज करता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, मूर्धन्य।
मूर्धा भी कहते हैं, मूर्धा कहिए या मूर्धन्य कहिए, ठीक है, मूर्धन्य या मूर्धा मुख से निकलता है, ठीक है। तो इसका उच्चारण क्या हो गया, मूर्धा अर्थात मूर्धन्य। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद आता है ता वर्ग। क्या आता है, ता वर्ग। कौन सा वर्ग, ता वर्ग। ता वर्ग में क्या है, ता था दा धा ना, ठीक है, ता था दा धा ना। तो इसको बोलने में, इन वर्णों को बोलने में हमारी जीभ कहाँ टच हो रही है, तो कहाँ हो रही है, देखिए ता था, तो कहाँ हो रही है, दंत में। तो इसे क्या कहा जाता है, इसका उच्चारण स्थान दंत है। क्या है इसका उच्चारण स्थान, दंत है, अर्थात दांत में टच हो रही है, ठीक है। फिर अगला क्या है, पा वर्ग है। क्या है अगला, पा वर्ग है, ठीक है। और पा वर्ग में कौन कौन से वर्ण है, पा फा बा भा मा, ठीक है। अब कहे कोई कि ओठ पकड़कर इन पांचों वर्ण का वाचन करे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिना ओठ के नहीं बोले जा सकते, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ओष्ठ। इसका उच्चारण क्या है, ओष्ठ है। क्या है इसका उच्चारण स्थान, ओष्ठ है। तो आई होप स्पर्श व्यंजन आपके समझ में बखूबी आ गया होगा, ठीक है। कि वर्ग क्या है इसके, का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसके 5 उच्चारण स्थान भी अलग अलग है, कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, दंत है और ओष्ठ है, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, ये पंचमा अक्षर, इस स्पर्श व्यंजन का पंचमा अक्षर क्या कहलाता है, जैसे ङ ण न, ठीक है। तो ये बिना नाक के नहीं निकाले जा सकते, सर्वाधिक जोर जो इनका लगता है वो नाक के द्वारा बोलने में लगता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक, ठीक है। तो किसके माध्यम से बोले जाते हैं, नाक के माध्यम से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है, ठीक है। लाइन थोड़ा सा बीच से क्रॉस हो गई है, ये इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि स्पर्श व्यंजन का जो पंचमा अक्षर होता है वो क्या कहलाता है, अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए और आगे से देखते हैं। फिर उसके आगे हम अगला देखते हैं कि अब क्या है बचा, स्पर्श के बाद अंतस्थ बचा। दूसरा क्या है, अंतस्थ। दूसरा क्या है, अंतस्थ, ठीक है। अंतस्थ क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि हमारे जो मुख के अंदर या आखिरी छोर से निकलते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें है या, रा, ला और वा। ये 4 वर्ण क्या कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं। कौन सा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर उसके बाद अगला है ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। कौन सा व्यंजन है, यहाँ व्यंजन लिख देते हैं, व्यंजन, ठीक है। कौन सा है, ऊष्म व्यंजन। जब हम ठंडियों में देखिए इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुख से सर्वाधिक गैस निकलती है, ठीक है। कौन कौन से, सा 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 हा, कौन कौन से, ये सा सा हा, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। इसमें क्या बोलने में क्या होती है, हमें हमारे सांसें अधिक निकलती है, ऊष्मा अधिक खर्च होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। थोड़ी सी टॉपिक में एक छोटा सा छूट गया था परिभाषा, उसको जान लेते हैं कि व्यंजन और स्वर क्या है, स्वर और व्यंजन, इन दोनों में एक अंतर क्या होता है। देखिए, जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन क्या होता है, वो क्या होता है, स्वर की सहायता से बोला जाता है, और स्वर अपने में खुद स्वयं स्वतंत्र होता है, ठीक है। कैसे होता है, स्वतंत्र होता है। और ये जो है
स्वर से युक्त होता है। व्यंजन क्या होता है? स्वर से युक्त होता है। तो दोनों में आई होप अंतर समझ में आया होगा कि स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन जो होता है वो स्वर से युक्त होता है। कैसे होता है? स्वर से युक्त होता है। ठीक है, यानी स्वर रहित होता है, स्वर के बिना नहीं बोला जाता है। ठीक है, अब आइए अगला क्या है? अगला है संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। चौथे नंबर का है संयुक्त व्यंजन। अब ये वो व्यंजन है, सॉरी वो वर्ण है जो दो वर्णों की या दो अक्षरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से हैं? छा है, क्या है? छा है, त्रा है, ज्ञा है और स्रा है। ये चारों किस क्या है कि दो अक्षरों के मेल से बोले जाते हैं, बने हैं। कौन कौन से? तो देख लेते हैं। का प्लस सा बराबर क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा। उसके बाद टा और रा के योग से बना है त्रा। ठीक है, फिर उसके बाद जा और या के योग से बना है क्या? ज्ञा। ठीक है, और सा और रा के योग से क्या बना है? स्रा। तो ये क्या है? ये चारों क्या है? संयुक्त है। तो आई होप स्वर और व्यंजन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोग कमेंट करके हमें कुछ एडवाइस नहीं देते हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। जिससे मेरे अंदाजे में है वैसे मैं बनाता जा रहा हूँ, आप लोग को प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत इसमें कमियां हों या किसी प्रकार की जानकारी साझा करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। मैं प्रतिदिन नियमित आपको एक क्लासें अवश्य देता रहूँगा, व्याकरण संबंधित और साहित्य संबंधित। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा, और गौतम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी नाम से गौतम स्टडी के नाम से आपको एक टेलीग्राम चैनल भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आपको सारी क्लासों की PDF प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली क्लास हम लेकर पुनः कल उपस्थित होंगे। आप सभी को गौतम स्टडी पर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।